कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि। झरवेरा की उन्नत खेती पर संपूर्ण जानकारी। अरंडी की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुवाई विधि पर प्रकाश। राज्य के महाकौशल क्षेत्र के जो किसान भाई दलहनी फसलों के अंतर्गत अरहर की खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी किस्म का चयन करें और इसकी वैज्ञानिक तरीके से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं KVK रेवा के वैज्ञानिक डॉक्टर KS बघेल। किसान भाइयों, आज हम आपसे अरहर की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। अरहर हमारी प्रमुख दलहनी फसलों में से एक है, तो ऐसे क्या क्या तरीके अपनाएं हम अरहर की खेती में कि हमें इसकी उपज में वृद्धि हो। हमें अपने दलहनी खेत में हमें कम से कम 2 जुताई करना चाहिए और उसमें जुताई हमारी गहरी हो, क्योंकि दलहनी फसलों में जड़ें गहरी जाती हैं। इस कारण हमें जुताई के पश्चात अगर हम 10 टन प्रति हेक्टेयर खाद का प्रयोग कर रहे हैं, गोबर की खाद एक अकेली ऐसी खाद है जिसमें 13 चीज़ें होती हैं, 13 तत्व होते हैं जो पौधे की वृद्धि के लिए अति आवश्यक हैं। तो आप जानते हैं दलहनी फसलों में की जड़ों में गांठें होती हैं और यही गांठें यूरिया बनाने में सक्षम होती हैं। आपकी भाषा में कहें तो हमें ऐसी फसलों में नाइट्रोजन वाली खाद का प्रयोग कम करते हैं, लेकिन हमें फास्फोरस वाली खाद का प्रयोग करना पड़ता है। तो अरहर की फसल को भी हम लोग 20-40-20 के अनुपात में खाद देते हैं और इसके लिए हमें DAP का ही स्रोत लेते हैं। तो हमें अरहर में प्रति एकड़ 30 किलो DAP का प्रयोग करेंगे और 10 किलो पोटास की बोनी के समय प्रयोग करते हैं। देखिए, हम लोग अरहर की जब भी खेती करते हैं तो हमें अरहर की प्रजाति का चुनाव में विशेष ध्यान देना पड़ता है। अगर हम अरहर की प्रजातियों की बात करें तो शीघ्र पकने वाले जातियों में से जो सबसे शीघ्र पकती है वह पूसा 2002 है, जो पक जाती है 130 दिन के आसपास। फिर है पूसा 992, ये पक जाती है 140 दिन में। दूसरी जाति है जो जल्दी पकती है, जिसको हम अगहनी के नाम से जानते हैं, उसका नाम है TJT 501 अथवा TJT 401। ये सभी जातियाँ पकती हैं 160 दिन में। आशा ICPL 87 के नाम से वैरायटी है, वही पकती है आपका 160 दिन के आसपास। इसी तरह से अगर हम देर से पकने वाली प्रजातियों की बात करें जो चैत के आसपास पकती हैं, उनका JKM 189, JKM 7 आदि प्रजातियां हैं जो देर से पकती हैं। जैसे अगर हम अगेती प्रजाति का चुनाव करेंगे तो ये प्रजातियां हमारी पाला से बच जाती हैं। जैसे पाला का जो समय होता है वो जनवरी के पहले हफ्ते में होता है। अगर हम अगेती जातियों का प्रयोग करेंगे तो ये जातियां हमारी पाला से अपने आप बच जाती हैं, क्योंकि जैसे ही पाला का समय आता है यह जातियां पक के तैयार हो जाती हैं। तो
अगर हमारी प्रजाति के चुनाव में अगर हम समझदारी बरतें तो हमें एक आयाम बदलने से हमें कई और आयाम हमारे लिए खुल जाते हैं। रही बात अरहर को बोने की विधि, तो अरहर को बोने की कई विधियां हैं। एक तो विधियां आप लोग जो बोते हैं, जो हमारे हिसाब से आज के ज़माने के लिए उपयुक्त नहीं है, छिटकवा विधि। एक विधि और है जो हम बो सकते हैं, वो है लाइन सोइंग कहते हैं इसको हम लोग। तो लाइन से बोने के लिए अरहर में हमें इसकी बीज की मात्रा 5 किलो प्रति एकड़ लगती है। अरहर के बीज से जो बीज जनित रोग जो जाते हैं खेत में, उससे हम शोधन करें तो उसके लिए हमारे पास है दवाई है मेटालैक्सिल 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज, अथवा कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज में हम बीज में मिलाएं और उसके बाद ही हम बोनी करें। लाइन से बोने के लिए अगर हम अगेती अरहर की बोनी कर रहे हैं तो हमें 75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी रखना है, और अगर हम चैत वाली कर रहे हैं तो हमें 1 मीटर दूरी रखना पड़ेगा लाइन से लाइन के बीच में। लाइन से लाइन की बोनी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे अरहर का बीज मेड़ में जाए, तो हम लोग वही तरीका अपनाएंगे इसमें, मेड़ नाली विधि वाला। तो हमारा बीज मेड़ में गिरे, उसके बगल में नाली बने। इससे 2 फायदे होते हैं। जैसे ही आप बोनी करके लौटेंगे और अगर तुरंत तेज वर्षा हुई तो हमारे बीज की बीजमरी नहीं होती, हमारा बीज में बराबर अंकुरण आता है, और जो अधिक पानी है वो मेड़ से लुढ़क के नाले के माध्यम से खेत से निकल जाता है। मान लीजिए वर्षा नहीं हुई तो वही पानी जो नालियों में भर जाता है वह लंबे समय तक हमारे पौधे को नमी देता रहता है। तो ये अवर्षा में भी लाभदायक है और अतिवर्षा में भी लाभदायक है ये तकनीक। अरहर के केस में क्या होता है कि हमें खरपतवार प्रबंधन पहले 30 दिन में करना है, क्योंकि उसके बाद तो यह फसल अपने आप चारे से ऊपर निकल जाती है। अगर हम शुरू में करें तो इसके लिए एक उपाय है कि अरहर की बोनी के तुरंत बाद एक दवाई का नाम है पेंडिमिथिलिन, जिसको हम लोग बाजार में स्टाम्प एक्स्ट्रा के नाम से जानते हैं। इसका अगर हम छिड़काव कर दें 700 ml प्रति एकड़, तो यह जो दवा है यह केवल अरहर के दाने को ही जमने देती है और अन्य घास फूस के दाने को जमने नहीं देती, और इसका असर 20 दिन रहता है। और 20 दिन की अवधि में हमारी जो फसल है वह काफ़ी आगे निकल जाती है, और फिर अरहर के खेत में चारे की समस्या कभी नहीं होती। दूसरा, अगर हमारे पास श्रम उपलब्ध है तो हम इसमें निदाई गुड़ाई करें, इसका कोई विकल्प नहीं है। निदाई गुड़ाई से न केवल चारा का होता है नियंत्रण, साथ में उसकी जड़ों के पास हवा का संचार भी होता है और पौधों में मिट्टी भी चढ़ जाती है। इसके अनेक लाभ हैं। अगर निदाई गुड़ाई कर सकें तो ये भी क्रियाएं हमको शुरुआत में ही करनी है, 20 दिन के अंदर ही करनी है। इससे आपके यहाँ खेत में जो चारे का जो प्रकोप है वह नहीं होगा और उपज में काफ़ी वृद्धि होगी। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और आगे कार्यक्रम में है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। वो रूहानी लफ्ज जो आज भी हैं ज़हन में, वो खुदाई मौसीकी जो ले आए जन्नत ज़मी पर। जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वो दिलकश अंदाज जो लौटा लाए गुजरा जमाना। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। देखिए भूले बिसरे गीत, डरना क्या जब प्यार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत सारे प्रगतिशील किसानों का रुझान पॉली हाउस में झरबेरा की खेती की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसका मुख्य कारण है इससे होने वाला अधिक लाभ। तो जो किसान झरबेरा की खेती प्रारंभ करना चाहते हैं वो किस प्रकार से बेड का निर्माण करें और पौधरोपण और प्रबंधन कैसे करें, इसके लिए मिलते हैं जिला रायपुर के प्रगतिशील किसान मुकेश कुमार खोड़ियार से और जानते हैं उनके अनुभवों को।
जरबेरा खेत के बारे में ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो बेड प्रिपरेशन है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें धान का भूसा है, गोबर खाद अच्छा पचा हुआ, जो साल भर का पचा हुआ गोबर खाद रहे वो गोबर खाद इस्तेमाल करना चाहिए। और हो सके तो इसमें मट्टी जो है वो हल्की रेती वाली मट्टी लें तो ज़्यादा अच्छा है। और तीनों का रेशो जो है वो 8, 4 और 2 का रेशो में इसको लेना है। मट्टी 8 लेना है, भूसा इसमें 2 लेना है और गोबर खाद इसमें 4 लेना है। इस प्रकार से इसका 8, 4, 2 का रेशो में इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में इसमें बेड तैयार करना है। बेड तैयार हो जाए उसमें फिर ड्रिप पाइपलाइन डाल दें। उसके बाद में इसमें जरबेरा का पौधा 8 घंटे बाद में लगाएं। इसमें जरबेरा का जब पौधा अपन लगाएंगे तो विशेष तौर पर ये ध्यान देना है कि एक बेड में 2 लाइन लगाना है अपने को। तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 1 से 1.25 फीट अपन रख सकते हैं और क्यारी से क्यारी मतलब लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 1.25 फीट की रहेगी। इस प्रकार से इसको जरबेरा को अपन लगा सकते हैं। और ये पौधा जो है मतलब ग्रीन हाउस के अंदर में अपन इसको लगाएंगे और ग्रीन हाउस के अंदर में ये जरबेरा की खेती अपन आसानी से कर सकते हैं। और साथ में जल निकास की व्यवस्था, थोड़ा सा बरसात के दिनों में कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रीन हाउस कभी खुले रह जाते हैं, तो जल निकास का विशेष ध्यान रखें इसमें, क्योंकि पानी रुकना नहीं चाहिए। यदि पानी रुकेगा जिस जगह पे उस जगह पे पौधे को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, इसलिए जल निकास का विशेष ध्यान रखें इसमें। ग्रीन हाउस में भी अपना जल निकास की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। और साथ ही साथ इसमें जब हम फूल तोड़ें तो उसको तोड़ने की एक कला है। आसानी से ये फूल मतलब झटका मार के ना खींचे, उससे क्या होगा कि झटका मार के खींच देंगे तो ये पौधा जो अपना है वो नुकसान हो सकता है। एक बार इधर झुका दें, एक बार इधर झुका दें तो फूल इसमें आसानी से निकल जाते हैं। और 40 से 45 फूल लेना है, पूरा साल भर इसमें लेना है अपने को। तो 40-45 फूल लेने के लिए अपने को समय समय पर इसमें जो खाद है वो खाद का नियंत्रण अच्छी तरीके से अपने को देखना पड़ेगा कि खाद अपने टाइम टू टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। बदली के मौसम में हम लोग पानी इसमें रोज देते नहीं है, तो लगभग उसमें क्या करें कि उसको 2 दिन का आड़ में खाद डालेंगे, 2 दिन का खाद एक साथ डालेंगे इसमें। जैसे दवाई है, कृषि वैज्ञानिकों की समय समय पर सलाह लेते रहते हैं, वो जो बताते हैं दवाई और डोज, उस दवाई और डोज पे जा कर के हम दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं। साथ ही साथ इसमें माइट्स जैसे गर्मियों के दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करता है। और वाइट फ्लाई है, उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पीला पर्ची लगा होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे खेत में पीला पर्ची लगा हुआ है। वो पीला पर्ची जो है वो उसमें एक गम लगा देते हैं। गम लगाने से ये होगा कि उसमें कीड़े आके चिपक जाते हैं। साथ में इसमें जैसे बीमारियां है वो एक फंगिसाइड मतलब 15 दिन 10 दिन में अंतर में फंगिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार से यदि हम खेती करते हैं तो अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए, जैसे हम बोला है तो ग्रीन हाउस जैसे है, तो ग्रीन हाउस आजकल गवर्नमेंट सब्सिडी भी इसमें मिल रही है 50% की। और हमने शुरुआत में जो मतलब लागत लगाई थी वो 10 लाख रुपए इसमें ग्रीन हाउस में लगाया था। उसके बाद में गवर्नमेंट की तरफ से हमें 50% सब्सिडी बाद में मिली। और जब 50% सब्सिडी मिलने के बाद में इसकी कीमत जो 1008 स्क्वायर मीटर की लगभग 5 लाख के आसपास की पड़ती है। और 1008 स्क्वायर मीटर में लगभग 6000 प्लांट आते हैं अपने। इसमें जरबेरा के अंदर में ये है कि ये एक साल में 40 से 45 फूल देता है। और ग्रीन हाउस के अंदर में 3 साल तक लगातार ये क्रॉप मतलब चलती रहती है। वो जरबेरा की स्टिक 2 से 2.5 रुपये अभी चल रही है। और जो शादी का सीजन जैसे चालू हो जाता है उस टाइम पे 3 से 4 रुपये तक भी स्टिक बिकती है। और यदि उससे हम खेती देखा है तो अच्छा खासा हमें लाभ मिल सकता है। प्रदेश के तिलहनी फसलों के अंतर्गत जो भी किसान अरंडी की खेती करने जा रहे हैं वो उससे अधिक उपज तभी ले सकते हैं जब वो इसकी बुआई वैज्ञानिक तकनीकी से करें। तो अरंडी की बुआई तकनीकी क्या है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ हनुमान प्रसाद वर्मा से। इसके बारे में बताना चाहता हूं कि अरंडी एक ऐसा पौधा है जिसकी फसल किसान भाई शुद्ध रूप में अथवा अन्य फसलों के साथ मेड़ों पर भी उगा सकते हैं। इसका बीज जो निकलता है उसके कई उपयोग हैं। एक तो जैसे दवाओं के काम आता है, साबुन बनाने के काम आता है और मशीनों के कलपुर्जों में इसका तेल प्रयोग किया जाता है।
इसके लिए बलुई दोमट से दोमट भूमि उचित जल निकास वाली सर्वोत्तम मानी जाती है। बुंदेलखंड की राकड़ एवं भूण मृदाएं इसके लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इसके लिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दी जाती है। इसके बाद 2-3 जुताइयां सामान्य देसी हल या कल्टीवेटर चलाकर खेत को तैयार कर लिया जाता है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं अरंडी के संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में। तो किसान भाइयों, इसके अंतर्गत यदि आपके पास उपलब्धता है तो 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अच्छी प्रकार खेत की तैयारी के समय मिला दें। उर्वरक के रूप में वर्षा आधारित फसल में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है तथा सिंचित दशा में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश देना चाहिए। इसके साथ किसान भाइयों, 2 से 3 वर्षों में एक बार 25 किलोग्राम जिंक का प्रयोग प्रति हेक्टेयर अवश्य करें। फास्फोरस की पूरी मात्रा और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय ही दे दी जाती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय और आधी मात्रा फसल में दोबारा टॉप ड्रेसिंग करके दी जाती है। इसकी बुआई के लिए कुछ विशेष प्रजातियां हैं, जैसे टाइप 4, टाइप 3। इसकी फसल का जीवन काल 180 दिन का होता है। इसकी उपज टाइप 3 की उपज 11 से लेकर 14 कुंतल तक पर हेक्टेयर होती और कालपी 6 ये बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष उपयोगी है। यह 240 दिन की फसल होती है और सितंबर में बुआई करने पर ये 180 दिन की फसल होती है। और कालपी 6 की उपज जो है 12 से 14 कुंतल पर हेक्टेयर होती है। GCH4 इसको हाइब्रिड बोलते हैं। 130 से 160 दिन की फसल होती है। जुलाई और अगस्त में इसको बोया जा सकता है। और GCH4 की उपज 35 से 40 कुंतल तक पर हेक्टेयर होती है। इसके बाद इसमें जो बीज लगता है पर हेक्टेयर 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर इसका लगता है। संकर प्रजातियों में 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज पर्याप्त होता है। अरंडी के बीज को 3 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए, परंतु इसका बीज चूंकि चिकना होता है अतः इस दवा का प्रयोग सरसों के तेल में मिलाकर और बीजों के ऊपर अच्छे से एक लेपदार परत चढ़ा देनी चाहिए। और इसकी फसल की बुआई हल के पीछे कूण में की जाती है। 90 गुणे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी पर इसकी बुआई की जाती है। इसके सिंचाइयों की विशेष आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बरसात की फसल है। आवश्यकता अनुसार अगर पानी की सुविधा है, आपके पास स्रोत है, तो आवश्यकता पड़ने पर 1-2 सिंचाई आप कर देंगे तो उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि हो जाती। तो मेरा मानना है कि किसान को अच्छी आमदनी होगी और किसान हमारा खुशहाल होगा। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां आपके लिए हैं, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ये जादू है, हकीकत नहीं। और हकीकत ये है, जो हो जाता है लौटता नहीं। ये कोई हादसा भी हो सकता है, खुशी का लम्हा या किसी मजलूम की आह भी। जिंदगी के तमाम पहलुओं में छिपा है वो सच जो जादू नहीं, हकीकत है। और हकीकत के साथ है ETV। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग
एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर तथा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्राप्त मौसम पूर्व अनुमान के आधार पर इस वर्ष बरसात सामान्य से कम रहने की आशंका है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि सोयाबीन की खेती हेतु शीघ्र पकने वाली किस्मों का चयन करें। सोयाबीन की शीघ्र पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं। अरहर की शीघ्र पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं। मूंग की शीघ्र पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं। उड़द की कम अवधि वाली किस्में इस प्रकार हैं। बाजरा की शीघ्र पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं। धान की शीघ्र पकने वाली किस्में इस प्रकार हैं। मक्का की कम अवधि वाली किस्में इस प्रकार हैं। ग्वार की कम अवधि वाली किस्में इस प्रकार हैं। किसान भाई इन किस्मों में से अपने क्षेत्र एवं जलवायु के अनुसार किस्मों का चयन कर बुआई कर सकते हैं। बुआई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशक दवा से उपचारित अवश्य कर लें। भू एवं जल संरक्षण हेतु खेतों की मेड़बंदी का कार्य करें तथा खेतों की मोगों के मुहानों को बंद करें ताकि खेतों में जल की पूर्ति हो सके। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में रस चूसक कीट के बचाव हेतु डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन सब्जियों में सिंचाई के प्रबंधन के साथ साथ कीट एवं रोग व्याधियों का निरीक्षण करते रहें तथा आवश्यकता होने पर अनुशंसित कीट एवं कवकनाशकों का प्रयोग करें। वर्षा ऋतु की सब्जियों की बुआई हेतु खेत की तैयारी का कार्य करें। वर्षा ऋतु की सब्जियों की बुआई का कार्य करें। नमी बढ़ने के कारण पेड़ों पर भभूतिया एवं नींबू में कैंकर रोग आने की संभावना है, अतः सल्फर युक्त फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव करें। आम में हॉपर कीट के नियंत्रण हेतु डाइमेथोएट दवा या मेटासिस्टॉक दवा 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। वर्षा ऋतु में नए फलदार वृक्षों को लगाने हेतु गड्ढों को सुनिश्चित एवं सिफारिश की गई दूरी पर तैयार करें। फलदार पौधे हेतु बनाए गए गड्ढों में गोबर की खाद भरकर बंद करें। बरसात के मौसम में हरे चारे के लिए मक्का, ज्वार एवं लोबिया की मिश्रित फसलों की बुआई करें। दुधारू पशुओं में वर्षा ऋतु में होने वाले संक्रमित रोग जैसे एंथ्रेक्स, गलघोंटू, एकटंगिया आदि की रोकथाम हेतु प्रतिरोधक टीके लगवाएं तथा पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए पशुओं के आहार में 50 ग्राम आयोडीन युक्त नमक तथा 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रतिदिन दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी तहत आज के चयनित प्रश्न का जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिंगौली, जिला भिंड के कृषक प्रदीप परमार ने। यह दुधारू पशुओं के संतुलित आहार प्रबंधन पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप परमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पहला है बाईपास प्रोटीन। बाईपास प्रोटीन का जो अर्थ है वो है कि जैसे गाय का पेट है तो गाय का पेट जो रूमेन जिसको बोलते हैं उसमें जो है वो डिग्रेड हो जाता है। जैसे आप ऑयल केक्स खिलाते हैं, ऑयल केक्स का मतलब जैसे सरसों का खल्ली हो गया, ग्राउंडनट का खल्ली हो गया जिसको मूंगफली का खल्ली बोलते हैं, तीसी का खल्ली हो गया, तो ये सब जब आप खिलाते हैं तो उसके पेट में जा कर के जो है
सारा डिग्रेड कर जाता है, मतलब वो पूरा अमोनिया गैस के रूप में बन जाता है, जिसके कारण जो है यूटिलाइजेशन बहुत कम हो पाता है। 20% ही जो है उसमें यूटिलाइज होता है और 80% आपका जो है बर्बाद हो जाता है। इसके कारण जो है आपका गाय भैंस उसको यूज नहीं कर पाता है। तो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप उसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें जो है बहुत सारे तरीके हैं बाईपास प्रोटीन बनाने के, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके फायदे के लिए है वो है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट। आपको मैं मोटा मोटी बता देता हूँ कि आप जो है फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो इसमें यह है कि आप 500 ml फॉर्मल्डिहाइड 40% वाला ले करके उसमें जो है 50 किलो का सरसों की खल्ली में ग्राइंड करने के बाद उसको मिलाने के बहुत सारे तरीका है। अगर आपके पास छोटा मोटा मशीन है मिलाने वाला तो उससे मिला सकते हैं, जिसको मिक्सर ग्राइंडर बोलते हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप जो है उसको जो है यूं ही जमीन पर के साफ जमीन पर रख करके उसको ठीक ढंग से उसको मिला दें, दाना में मिला दें। जो दाना आप खिलाते हैं जानवरों को डिफरेंट कंपनियों का, उसमें जो है वो उसको मिला दें और मिलाने के बाद जो है उसमें जो है आप खिला सकते हैं। दूसरी बात है कि फॉर्मल्डिहाइड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट जो है पहले जो है उसको आप ज़मीन पर रखें, उसके बाद उसको मिलाएं, उसमें फॉर्मल्डिहाइड डालें। 50 किलो में 500 ml आपको जो है डालना है। डालने के बाद जो है मिक्स करने के बाद उसको जो है बोरी में बंद रखना है। बोरी में बंद रखेंगे कि 7 दिन बंद रखेंगे। 7 दिन बंद रखने के बाद क्या होगा कि उसका जो एमाइनो एसिड है, प्रोटीन में एमाइनो एसिड होता है, जो प्रोटेक्ट हो जाएंगे और उसको जो है बाइंड कर देंगे। जो रूमेन में जा करके डिग्रेड नहीं होगा वो आंत में जा करके या एवोमासम जिसको बोलते हैं उसमें जाकर डिग्रेड होगी और आपके गायों के दूध बढ़ाएंगे। और दूसरी बात है बाछा बाछी होंगे तो उसकी ग्रोथ वृद्धि में मदद करेंगे। इतना खिलाना है, बोरी से निकालिए और आधा किलो उसको गाय को दे दीजिए। फिर बोरी को बंद कर दीजिए ताकि उसमें हवा नहीं लगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार से है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatamp@etv.co.in और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। मूंगफली की उन्नतशील किस्में एवं वैज्ञानिक बुवाई विधि। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे देश की सुरक्षा जवानों के हाथ, धान की सुरक्षा नॉमिनी गोल्ड के साथ।